नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट, मंगलवार की बैठक में तैयारी होगी आगे की रणनीति। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी का आया बयान, सरकार से पूछे ये सवाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड की जानकारी न देने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआईसी और पीएमओ से किया जवाब तलब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट, मंगलवार की बैठक में तैयारी होगी आगे की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें किसानों और विपक्ष के गुस्से को शांत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके अलावा पिछले सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिस वजह से फिर से सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। एक संयुक्त बयान में विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि संसद में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर 12 सांसदों के अनुचित और अलोकतांत्रिक निलंबन की निंदा करते हैं। राज्यसभा के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर मंगलवार को इस मुद्दे पर बैठक करेंगे, जिसमें सरकार के सत्तावादी निर्णय का विरोध करने और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी का आया बयान, सरकार से पूछे ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, हमें पहले से पता था कि कृषि कानून वापस होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कई सवाल किए और पूछा कि सरकार को इस विधेयक पर चर्चा क्यों करना चाहती है। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमें मालूम था कि 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। 3-4 पूंजीपति की शक्ति भारत के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। वही हुआ और कृषि कानून रद्द करना पड़ा। ये देश और किसानों की सफलता है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने जिस तरह से कृषि कानूनों को बिना चर्चा रद्द किया, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। वे जानते हैं कि गलत किया है और इस वजह से सरकार डरती है। संसद सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों, मृत किसानों, मुआवजा, काले कानून बनाने वाले के पीछे की शक्ति और अजय मिश्रा चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने ये होने नहीं दिया। सरकार समझती थी कि किसान गरीब हैं, मजबूर हैं और उनको दबाया जा सकता है। किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार किसानों की सभी मांगों को क्यों नहीं मानती? एमएसपी पर चर्चा क्यों नहीं की गई? किसके दबाव में कानून बनाए गए थे? कर्ज माफी पर चर्चा क्यों नहीं की गई? चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड की जानकारी न देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीआईसी और पीएमओ से किया जवाब तलब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एच.एस. मदान की बेंच ने केंद्रीय सूचना आयोग और प्रधानमंत्री ऑफिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में कपूरथला निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन मित्तू ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 7 जून 2020 को पीएम केयर फंड के संबंध में लोक सूचना अधिकारी पीएमओ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने पीएम केयर फंड के बारे कैबिनेट प्रस्ताव से संबंधित जानकारी और सरकारी डोमेन की वेबसाइट पर पीएम केयर फंड के विज्ञापन से संबंधित अन्य जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने अनुमति पत्र और पीएम केयर्स फंड द्वारा पूरे भारत में सरकारी वेबसाइटों और यहां तक कि विभिन्न अन्य विश्व मंचों की वेबसाइटों पर इसके विज्ञापन जारी करने व भुगतान की गई राशि की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी पीएमओ की तरफ से उसे 15 जून 2020 को जवाब दिया गया कि चूंकि जानकारी पीएम केयर फंड से संबंधित है, इसलिए वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती है। इसके बाद याची ने पहली अपील दायर करके प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पीएमओ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी पीएमओ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की, लेकिन 2 रिमाइंडर नोटिस दिए जाने के बावजूद उस पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए अभी याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में आदेश देने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि 23 सितंबर 2020 से उसकी अपील विचाराधीन है, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट से इस मामले में उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री भजन लाल पहुंचे भरतपुर, कहा कांग्रेस में नहीं बीजेपी में फूट। बीजेपी के लोग तो वसुंधरा राजे का फोटो तक नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों,
मंत्री भजन लाल जाटव पूर्ण विभाग मिलने के बाद सोमवार को पहली बार भरतपुर पहुंचे। शहर में जगह जगह मंत्री का स्वागत किया गया। भरतपुर की सड़कों को लेकर भजन लाल ने कहा कि जिले में 7 विधायक हैं, जिसमें से 4 मंत्री हैं। चारों मंत्री मिलकर भरतपुर के विकास के हित में फैसला लिया जाएगा। भरतपुर में शिक्षा और चिकित्सा के साथ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अब भरतपुर में और भी ज्यादा विकास होगा। मंत्री भजन लाल से पूछा कि बसपा विधायक कांग्रेस विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही नगर विधायक वाजिब अली ने कामा विधायक जाहिदा खान पर भी आरोप लगाए थे। इस पर मंत्री भजन लाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, घर परिवार है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो बैठकर बात की जाएगी। कोई दोनों में व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। मंत्री भजन लाल ने बीजेपी के बारे में कहा कि नाराजगी तो बीजेपी में है। बीजेपी में इस तरह का माहौल है कि बीजेपी वाले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो तक नहीं लगाते हैं। वसुंधरा राजे अपना अलग कार्यक्रम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अलग कार्यक्रम करते हैं। इसी कारण बीजेपी उपचुनावों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। जब मंत्री भजन लाल से पूछा गया कि क्या पायलट गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में अच्छे पद मिले हैं, तो उन्होंने इसे यह कहकर टाल दिया कि यह हाईकमान का फैसला है। यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जो फैसला हाईकमान करता है वही मान्य होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले भूमि अधिग्रहण बिल, फिर कृषि कानून, दोनों बार बीजेपी को जनशक्ति से माननी पड़ी हार। अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने हर बार खेती किसानी को निशाना बनाया और हर बार हार ही मिली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, पहले भूमि अधिग्रहण बिल, फिर कृषि कानून, दोनों बार भाजपा को जनशक्ति से हार माननी पड़ी। कृषि कानून लाते समय किसानों से मंत्रणा नहीं की तो कम से कम लौटाते समय तो कर लेते, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लाज रह जाती। इससे पहले सपा सुप्रीमो ने यूपीटीईटी पेपर लीक होने पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। उपप्रशिक्षकी भ्रष्टाचार के चरम पर है। अखिलेश यादव के अलावा मायावती ने भी ट्वीट कर कृषि कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। मायावती ने कहा, देश में किसानों के 1 वर्ष के तीव्र आंदोलन के फलस्वरूप 3 अति विवादित कृषि कानूनों की आज संसद के दोनों सदनों में वापसी किसानों को थोड़ी राहत के साथ ही यह देश के लोकतंत्र की वास्तविक जीत है। यह सबक है सभी सरकारों के लिए कि वे सदन के भीतर व बाहर लोकतांत्रिक आचरण करें। मायावती ने कहा, देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के क्रम में खासकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार है। केंद्र द्वारा इस पर भी सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर लौट सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नड्डा की अधर्मी टिप्पणी ने ब्रांड गोवा को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गोवा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से गोवा निवासियों के एक वर्ग को अधर्मी कहने के लिए माफी की मांग की। नड्डा ने यह टिप्पणी पिछले सप्ताह की थी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने यह भी कहा कि नड्डा की टिप्पणियों ने राज्य की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह राज्य सांप्रदायिक सद्भाव शांति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां आकर गोवा के लोगों को अधर्मी कहा। हमने स्थानीय भाजपा नेताओं से कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभूतपूर्व तरीके से लोगों का अपमान किया है। चोडनकर ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने राज्य के भाजपा नेताओं से लोगों से माफी मांगने बयान की निंदा करने का आग्रह किया था। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की चुप्पी ने इस अपमान को बढ़ा दिया है। नड्डा ने 25 नवंबर को अमोना में मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, महाभारत रामायण हमें यह भी बताते हैं कि हर युग में जहां अच्छे के लिए काम करने वाले होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अधर्म के लिए काम करते हैं। नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था, हमें उन्हें धर्म के रास्ते पर लाने के लिए काम करना होगा। धर्म के रूप में क्या सही है, समाज के लिए अच्छा है, आचार संहिता क्या है, सभी के लिए क्या अच्छा है। चोडनकर ने कहा, जब उनके राष्ट्रीय नेता गोवा आते हैं, गोवा के अधर्मी को बुलाते हैं, कहते हैं कि उन्हें धर्म के रास्ते पर वापस लाने के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, तो यह गोवा वासियों का बहुत बड़ा अपमान है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राज्य की ब्रांड छवि का नुकसान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का फूंका पुतला, सरकार से बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि 4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक चैनल डिबेट पर वीरांगना फूलन देवी का घोर अपमान किया, जिससे कश्यप निषाद समाज पूरी तरह गुस्से में है।
समाज की तरफ से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री इस घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा से बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी को बर्खास्त नहीं करती है तो यह उनके प्रवक्ता की नहीं, भाजपा की मानसिकता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कश्यप निषाद समाज का अपमान ही नहीं, पूरी नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया और वो विश्व की चौथे नंबर की आयरन लेडी कहलाई गई। पुतला दहन करने वालों में समाज के काफी लोग मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा काम? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट रोके जाने चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। हमारे पास वीडियो है कि कैसे उस प्रोजेक्ट की धूल प्रदूषण बढ़ा रही है, जबकि छोटे प्रोजेक्ट बंद है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप आदेश लिखवाने की कोशिश न करें। हम संघर्ष कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। हमें नहीं लगता कि हम कुछ नहीं जानते, हम भी जानते हैं और एसजी तुषार मेहता को भी जवाब देना होगा। ध्यान भटकाने के लिए वे सिर्फ कुछ मुद्दों पर ध्यान न दें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आज जवाब दीजिए कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेहता से पूछा कि वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रदूषण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। जवाब में केंद्र सरकार ने दलील देते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को 6 महीने पहले ही पत्र लिखकर कहा था कि जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कीजिए या फिर उन्हें प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधन दीजिए, लेकिन किसी राज्य ने इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले मुकेश सहनी के सेनापति ने बदला पाला, कांग्रेस में शामिल हुए लोटन राम निषाद। जी हाँ दोस्तों, यूपी के चुनावी समर में कूदे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के यूपी में कद्दावर नेता चौधरी लोटन राम निषाद ने पार्टी छोड़ दिया है। लोटन राम निषाद ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोटन राम निषाद को मुकेश सहनी ने पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंपा था। हालांकि लोटन राम के जाने पर अभी तक मुकेश सहनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सपा से किए गए थे बर्खास्त भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसके बाद चौधरी लोटन राम निषाद ने वीआईपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब चुनाव से पहले वे कांग्रेस में चले गए हैं। इधर मुकेश सहनी ने एक बार फिर यूपी में 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिना गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यूपी दौरे पर आए सहनी ने कहा कि अगर यूपी में सरकार निषाद को आरक्षण दे देती है तो फिर पार्टी विचार करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मसले पर संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना। जी हाँ दोस्तों, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने में कथित देर और किसानों से जुड़े मसले पर कांग्रेस ने सोमवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले सोमवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा, आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। सरकार के खिलाफ रणनीति बनाते हुए विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि जितना इन कानूनों को पास करना अलोकतांत्रिक था, उससे ज्यादा इनके वापसी का तरीका है। सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार बिना किसी बहस के आज संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को पेश करना चाहती है। 16 महीने पहले कानूनों का पारित होना अलोकतांत्रिक था, वापसी का तरीका तो और भी ज्यादा है। विपक्ष वापसी से पहले चर्चा की मांग करता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिथौरागढ़ जिले में खास चेहरों की कांग्रेस में वापसी, सत्ते में भाजपा। जी हां दोस्तों, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुए है। इस कड़ी में सीमांत पिथौरागढ़ जिले से कांग्रेस अपने पुराने चेहरों को फिर से साथ लेकर आगे बढ़ रही है। यशपाल आर्य के बाद कांग्रेस ने बीडी जोशी, राजेंद्र भट्ट एवं महेंद्र सिंह लुंठी की भी भाजपा से वापसी करा मानसिक बढ़त तो बना ही ली है। एक एक कर भाजपा में शामिल हुए नेता जिस तरह फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं, उससे भाजपा खेमा सकते में है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष हरीश रावत पहाड़ से लेकर मैदान तक सक्रिय हैं।
हाल में उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के 3 बड़े चेहरों की कांग्रेस में पुनः वापसी कराई है। इनमें 4 बार धारचूला के ब्लॉक प्रमुख रहे बीडी जोशी ने फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जोशी 2014 में धारचूला सीट पर उपचुनाव से पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि भाजपा ने उन्हें धारचूला सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। जोशी ने तब मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव लड़े हरीश रावत को कड़ी टक्कर दी। 10,500 वोट प्राप्त कर उन्होंने सभी को चौंका दिया था। लगभग 7 साल भाजपा में रहने के बाद अब हरीश रावत के ही आह्वान पर फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा इसी माह भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह लुंठी और जिला उपाध्यक्ष रहे पूर्व उप प्रमुख राजेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस में वापसी कर ली। लुंठी व भट्ट लंबे समय से यशपाल आर्य से जुड़े होने के चलते भी पुराने दल में शामिल हो गए। इनके साथ काफी संख्या में समर्थक रहे भाजपाई भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं। इस सबसे भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। भाजपा के स्थानीय नेता भी मान रहे हैं कि चुनाव तक आने जाने का दौर चलता रहेगा। वर्तमान के हिसाब से तो इस मामले में कांग्रेस की बढ़त भाजपा को असहज कर ही रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने बोला बीजेपी सरकार पर हमला, सीएम और डिप्टी सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर जमकर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला पर सीधे सीधे संगठित अपराध को संरक्षण देने का आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जींद की ऐतिहासिक धरती को गुंडों की धरती बना दिया गया है और यहाँ किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सुरजेवाला पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस के धरना व प्रदर्शन को संबोधित करने पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डकैती और लूटपाट जींद के मानचित्र का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में श्याम सुंदर बंसल के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल से अनुरोध किया कि अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हरियाणा में संविधान एवं कानून का शासन बहाल करवाएं। इस दौरान सुरजेवाला ने मांग की कि महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी गठित होनी चाहिए जो जींद एवं आसपास के क्षेत्रों में घटित फिरौती, लूटपाट एवं पलायन जैसे मामलों की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। रणदीप सुरजेवाला प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए अलग से विंग गठित करने की मांग उठाई ताकि संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों के लिए सरकार अलग से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे जिसमें सूचना देने वाले व्यापारी की पहचान गुप्त रखी जाए। रणदीप सुरजेवाला ने इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। डेंटल नियुक्ति घोटाला सामने आने के बाद से ही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं चंद्रशेखर रावण, बोले भाजपा को रोकने के लिए तालमेल जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हुई, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। अखिलेश यादव सभी छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि लखनऊ में उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। कमेटी जो तय करेगी वही हमारा फैसला होगा। यह पूछने पर कि आप तो अकेले चुनाव लड़ने वाले थे, तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए अगर सभी दल एक साथ एक सार्थक प्रयास से आए तो प्रदेश और देश के लिए बेहतर होगा। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति महज चुनाव जीतना नहीं है बल्कि आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना है। चंद्रशेखर ने कहा कि काशीराम कहते थे कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर एक मजबूत भाजपा सरकार में अपने समाज का हक नहीं दिला पाए तो इस्तीफा देकर विपक्ष में आ गए। चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीति हिस्सेदारी का मामला है और हम यदि गठबंधन करेंगे तो इसमें जो भी तय होगा वो सब अधिकार और हिस्सेदारी के आधार पर होगा। कृषि कानूनों की वापसी पर चंद्रशेखर ने कहा कि ये तो भाजपा का चुनावी दांव है। पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई भ्रामक परिस्थिति के चलते जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में फरवरी से मार्च 2022 के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। 2017 में निर्वाचित वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी, किसान, पेगासस, महंगाई। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में गूंजे कई मुद्दे, बीच में उठकर चले गए आप सांसद संजय सिंह। जी हां दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक को बीच में छोड़कर चले गए।
बैठक के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की। विपक्ष ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसा दिया कि वो विपक्ष के सकारात्मक सुझावों पर विचार करने और नियमों के तहत अध्यक्ष एवं सभापति की अनुमति से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है।